अफरा के हाथों में सूप का चम्मच एक दायरे में घूम रहा था, लेकिन उसकी सारी ध्यान सूप की सतह पर नहीं, बल्कि अपनी भीतर की उलझन पर टिकी थी। किचन में फैलती सूप की महक भी उस भारी खामोशी को नहीं तोड़ पा रही थी, जो कैप्टन अवेस की घर वापसी के बाद से पूरे घर पर छाई हुई थी। कैप्टन अवेस एक ऐसा इंसान जो अफरा की जिंदगी में सिर्फ एक औपचारिक निकाह के बंधन तक ही सीमित था। उसे कभी अवेस के करीब आने का मौका नहीं मिला, और न ही अवेस ने इस रिश्ते को निभाने में कोई दिलचस्पी दिखाई। वह हमेशा अपने मिशन और अपनी दुनिया में खोए रहते थे, और अब वह कमरे में घायल पड़े जीवन और मृत्यु के बीच एक मौन जंग लड़ रहे थे। तभी शहनाज बेगम की थकी हुई आवाज़ किचन के दरवाजे से आई। अफरा बेटी, आज मेल नर्स नहीं आया। अफरा ने पलट कर देखा। उनकी आंखों में चिंता और लाचारी साफ झलक रही थी। अफरा का दिल धक से रह गया। वह जानती थी अब क्या कहा जाएगा। तुम ही अवेस के कपड़े बदल दो और दवा भी लगा दो। यह सुनकर अफरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यह वही काम था जिसे करते हुए वह हर दिन घुटती थी। मिशन के दौरान अवेस की जांघ में गोली लगी थी। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें घर लाया गया था, और घर की इज्जत के चलते किसी गैर औरत को पास आने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए एक पुरुष नर्स यह काम करता था, लेकिन आज उसकी गैर मौजूदगी अफरा पर भारी पड़ गई थी। वह दिन रात अवेस की देखभाल तो करती थी, पर कभी उनके पास नहीं गई थी। दूर से ही अपना फर्ज निभाती थी। कपड़े बदलने और दवा लगाने का काम अब तक सिर्फ नर्स करता आया था, लेकिन आज ताई जान, मैं कैसे बदलूंगी? उसकी आवाज़ कांप गई। वह चम्मच पकड़कर नजरें झुका गईं। उसके कानों की लोभें भी शर्म से तप उठी थीं। एक संस्कारी मुस्लिम परिवार की एक हया वाली बेटी, जिसने हमेशा हर पराये पुरुष से पर्दा रखा था, आज अपने ही पति को छूने के विचार से भी कांप रही थी, जो निकाह के बावजूद उसके लिए एक अजनबी जैसा था। अवेस का शरीर, उसकी मर्दानगी और उसकी मौजूदा बेबसी, यह सब एक ऐसा मिश्रण था जो अफरा के मन में डर और झिझक की लहरें उठा रहा था। उसके मन में बार बार वही दृश्य उभरता था जब नर्स यह काम करता था, और यह सोचकर ही वह पसीने में भीग जाती थी। शहनाज बेगम धीरे से उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, तुम उसके निकाह में हो, ये काम कोई और नहीं कर सकता, और आज नर्स भी नहीं आया। उनकी आवाज़ में नरमी थी, पर उनका लहजा निर्णय जैसा था। तुम्हें यह करना ही होगा। ये तुम्हारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी। ईश्वर ने इस रिश्ते में यह जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हें दी है। निकाह, यह शब्द अफरा के लिए बोझ जैसा था। यह रिश्ता परिवार की एक परंपरा था, मन का बंधन नहीं। फिर भी आज उसी परंपरा ने उसे ऐसे कर्तव्य से बांध दिया था जिससे वह भाग नहीं सकती थी। उसने गहरी सांस लेकर सूप का प्याला काउंटर पर रख दिया। अब उसकी सारी ध्यान उस कमरे की ओर था जहां कैप्टन अवेस पड़े थे, घायल, असहाय और पूरी तरह उस पर निर्भर कांपती टांगों के साथ वह कमरे की ओर चली। आज किचन से कमरे का यह छोटा सफ़र भी उसके लिए किसी कठिन परीक्षा जैसा था। उसके हाथ में साफ कपड़े और दवाइयों का डिब्बा था। उसने मन ही मन ईश्वर का नाम लिया और अपनी शर्म और हया को कर्तव्य की रस्सी में बांध लिया। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक पल के लिए हाथ रोक लिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। नहीं अफरा, यह तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें यह करना ही होगा। उसने खुद को संभाला और दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कमरा हल्की रोशनी में डूबा था। एक मंद सी लाइट दवाइयों और पट्टियों पर पड़कर साए बना रही थी। कहीं से मशीन की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। उसकी नज़रें सीधे बिस्तर की तरफ उठीं। कैप्टन अवेस का चेहरा पीला था, लेकिन माथे पर अभी भी एक सख्त सैन्य आभा थी। होंठों पर दर्द की शांति थी। अफरा ने नज़रें झुका लीं और उसके कदम और मन दोनों ही पिघलने लगे। वह धीरे से साइड टेबल पर कपड़े, दवाइयाँ और रुई रखकर खड़ी हुई। उसने अपना दुपट्टा और कसकर ओढ़ा और खुद से कहा, यह सिर्फ एक जख्म की जांच है। तुम अपने पति की सेवा कर रही हो। वह बार बार खुद को यही समझा रही थी कि ध्यान केवल जख्म पर रहे पुरुष के शरीर का स्पर्श उसकी हया पर चोट कर रहा था, लेकिन निकाह का बंधन उसे मजबूती से थामे था। उसने पुरानी पट्टियां खोलने का निश्चय किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने मन में प्रार्थना की, ईश्वर मुझे शक्ति दे, और बहुत धीरे से अवेस के कपड़ों की गांठें खोलने लगी। कई बार उसकी उंगलियां अवेस की त्वचा से छू गईं। हर स्पर्श उसे बिजली जैसा लगा, पर वह नहीं रुकी।
जब उसने कपड़ा हटाया तो उसकी नज़र सीधे उस जांघ पर पड़ी जहां से गोली निकाली गई थी। गहरा काला पड़ता घाव, सूखे खून के निशान और जख्म की गहराई, यह सब देखकर उसके मन में उठती शर्म अचानक पीछे हो गई। अब उसके सामने केवल एक घायल पीड़ित इंसान था जिसका दर्द उसके कर्तव्य को पुकार रहा था, और अफरा के मन से एक भारी सांस निकल गई। वह बहादुर मर्द था जो सरहदों पर अपना खून बहाकर घर आया था। उसका दर्द देखकर अफरा की आंखों में नमी उतर आई। उस पल वह ओवैस का रौब या अजनबियत भूल गई और सिर्फ उसकी तकलीफ महसूस करने लगी। उसने गर्म पानी में जंतुनाशक घोल डालकर कपड़े को भिगोया। बहुत ही नरमी से वह कपड़ा ओवैस की त्वचा पर रखकर घाव के आसपास की सफाई करने लगी। उसकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था मानो किसी फूल की पंखुड़ी ने किसी सख्त चट्टान को छू लिया हो। वह इतनी हल्के हाथ से काम कर रही थी कि ओवैस को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। सफाई के दौरान ओवैस कराह कर अपना सिर दूसरी तरफ फेर लिया। अफरा का सांस सीने में अटक गया। वह तुरंत ठहर गई, यह देखने के लिए कि कहीं वह जाग तो नहीं गए। जब वह आश्वस्त हो गई कि ओवैस अभी भी गहरी नींद में है तो उसने फिर से अपना काम शुरू किया। उसने पट्टी को एक तरफ रखा और साइड टेबल से मरहम उठाया। घाव पर मरहम लगाना सबसे नाजुक काम था। नर्स ने उसे हिदायत दी थी कि यह मरहम बहुत सावधानी से घाव के किनारों पर लगाया जाए ताकि संक्रमण का खतरा न हो। अफरा ने अपने हाथों पर थोड़ा सा मरहम लिया। उसकी रगों में खून तेजी से दौड़ रहा था। उसने झुककर पूरा ध्यान घाव पर लगाया और बेहद धीरे धीरे एक माहिर नर्स की तरह स्नेह और दया से मरहम लगाना शुरू किया। इस मरहम में दवा की ताकत के साथ अफरा के हाथों की नरमी और उसकी खामोश दुआ भी शामिल थी। मरहम लगाने के बाद उसने साफ पट्टी ली और सावधानी से घाव को ढक दिया। यह एक मुश्किल चरण था, लेकिन अफरा ने अपने अंदर की घबराहट और शर्म को काबू में कर लिया था। अब बारी थी कपड़े बदलने की। उसने ओवैस के पहने हुए कपड़ों को हटाया और नए साफ ढीले पायजामे के निचले हिस्से को सलीके से पहनाया। इस दौरान वह बार बार अपनी नज़रें झुका रही थी, लेकिन साथ ही जानती थी कि यह उसका फ़र्ज़ है जिसे ईमानदारी से पूरा करना ज़रूरी है। जब उसने आखिरकार उनके शरीर पर साफ कपड़ा सजा दिया तो अफरा ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों की दूरी पार कर ली हो। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। उसने साइड टेबल को साफ किया, पुरानी पट्टियां और कपड़े एक थैली में रखे। वह ओवैस के चेहरे को बिना देखे सिर झुकाए धीरे से बिस्तर से पीछे हटी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उसने धीरे से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसका हाथ हैंडल पर पड़ा, उसे पीछे से बहुत हल्की सी खनखनाने की आवाज़ सुनाई दी। अफरा वहीं ठहर गई। क्या वह जाग गए? कहीं उन्होंने मुझे यह सब करते हुए देख तो नहीं लिया? शर्म की एक नई लहर उसके वजूद को भिगो गई। उसने रुककर पल भर के लिए पीछे देखा। ओवैस की आंखें अब खुली हुई थीं। उनकी नज़रें, जो हमेशा एक कप्तान की तरह ठंडी और मजबूत होती थीं, आज कुछ नरम, कुछ हैरान और कुछ उलझी हुई लग रही थीं। अफरा की नज़रें तुरंत झुक गईं। उसके होंठों से कोई शब्द न निकला। उसकी सांसें जैसे रुक गई हों। वह जल्दी से बाहर जाना चाहती थी, मगर ओवैस की खुली आंखों ने मानो उसे थाम लिया था। अफरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे का हैंडल उसके हाथ में ठंडा महसूस हो रहा था, मगर उसके गालों की गर्मी उसे साफ महसूस हो रही थी। ओवैस की स्थिर नज़रें सीधे उसी पर टिकी थीं, जैसे कोई गहरा सवाल पूछ रही हों। अफरा को लगा जैसे उसने अपनी सारी झिझक एक पल में उजागर कर दी हो। वह घबराकर सिर और ज्यादा झुकाकर दरवाज़ा धीरे से बंद करके बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसकी धड़कनें पहले से ज्यादा तेज हो गईं। वह अपने कमरे की ओर तेजी से बढ़ी, जैसे किसी अपराध से भाग रही हो। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजे को थामे रखा और गहरी सांसें लेने लगी। उसका पूरा बदन पसीने में भीगा था। ओवैस का अचानक जाग जाना और उसकी आंखों में वह भाव देखना इस पूरे काम के बोझ को और भारी बना गया था। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। क्या मैंने कोई गलती की? क्या उसे बुरा लगा? या वह मुझ पर एहसानमंद था? ऐसे ही सवाल उसके मन में तूफान की तरह उठते रहे। उसने तौलिए से अपना चेहरा पोंछा, लेकिन मन में फैला उथल पुथल अभी शांत नहीं हो रहा था। इन सब भावनाओं के बीच वह दूरी और अजनबियत जो उसकी और ओवैस के बीच थी, आज फिर साफ दिखाई दी। उनका निकाह सिर्फ नाम का रिश्ता था, जो बना तो था, लेकिन कभी पनप नहीं पाया। अफरा का मन बीते वक्त में चला गया।
उनका रिश्ता एक पारंपरिक बेहद सादगी से तय होने वाली अरेंज्ड मैरिज थी। अफरा के घराने की शराफ्त और उसकी अच्छी परवरिश की वजह से शहनाज बेगम ने ओवैस के लिए उसे चुना था। कैप्टन ओवैस ने अपने परिवार की इज्जत और खुशी के लिए इस रिश्ते को मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन उनका दिल पूरी तरह शामिल नहीं था। वह अपनी पेशेवर जिंदगी और सरहद की पुकार में इतने मग्न रहते थे कि घर और घरेलू जीवन उनके लिए दूसरी प्राथमिकता था। बातचीत बहुत कम हुई थी। निकाह से पहले की औपचारिक मुलाकातें भी ओवैस की ड्यूटी और फौजी रौब की वजह से सख्त और बेहद छोटी होती थीं। वह हमेशा ड्यूटी मिशन और जिम्मेदारियों की बात करते, लेकिन अफरा की शख्सियत या उनके आने वाले जीवन के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करते थे। उनकी तरफ से एक ठंडी दूर रहस्यमयी उदासी और अनछुई दूरी हमेशा मौजूद रहती थी। ओवैस के इस रवैये ने अफरा को हर बार यही एहसास दिलाया कि उसका शौहर उसे एक जिम्मेदारी के तौर पर देखता है, एक हमसफ़र या साथी के तौर पर नहीं। निकाह की रस्म भी जल्दी में हुई, क्योंकि ओवैस को निकाह के कुछ ही हफ्तों बाद एक लंबा और ख़तरनाक मिशन पर जाना था, इसलिए रुखसती को उनकी वापसी तक टाल दिया गया था। ओवैस ने रुखसती से पहले ही यह साफ कर दिया था कि वह इस समय शादी की जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाएंगे और अफरा को इंतज़ार करना होगा। अफरा ने अपने घराने की परंपराओं के अनुसार चुपचाप उनके फैसले को स्वीकार कर लिया था। उसके लिए निकाह एक पवित्र अहद था, एक वचन था जिसे उसने पूरे दिल से निभाना था, चाहे उसे सामने से ठंडा व्यवहार ही क्यों न मिले। इस निकाह के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। एक ही शहर में रहकर भी उनके बीच हजारों मील का फासला था। ओवैस की गैर मौजूदगी में अफरा ने अपने दिल में अपने शौहर की एक तस्वीर बना ली थी, एक बहादुर मगर सख्त और प्यार से खाली इंसान की तस्वीर। वह उनके लिए दुआएं करती, उनकी सलामती की तमन्ना करती, लेकिन उसके दिल में वह गर्मजोशी, वह मोहब्बत नहीं थी जो एक नई दुल्हन को अपने शौहर के लिए होती है। और फिर जब वह गोली लगने के बाद घर लौटे तो अफरा का दिल पहली बार जोर से धड़का। यह डर का धड़कना था, वह डर जिसे उसने उनके लिए महसूस किया। अब दोनों एक ही छत के नीचे मौजूद थे, लेकिन उनका रिश्ता अब भी अधूरा था। आज पहली बार ओवैस की मजबूरी और अफरा की जिम्मेदारी ने इस दूरी की ऊंची दीवार में एक दरार पैदा की थी। आज अफरा ने उनकी सेवा करते हुए पहली बार इस निकाह के फ़र्ज़ को असल रूप में पूरा किया था। यह कोई रोमांस नहीं था, यह शुद्ध जिम्मेदारी थी, लेकिन इसी जिम्मेदारी ने उन्हें इतनी नज़दीक ला दिया था कि उनकी धड़कनों को एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करनी ही पड़ी। अफरा ने अपना चेहरा हाथों से हटाया और धीरे से उठ खड़ी हुई। वह जानती थी कि उससे ये सब कल फिर करना है। ये ड्यूटी एफर्ट्स तब तक जारी रहेगा जब तक ओवैस पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, और शायद इसी दौरान उनका यह अधूरा रिश्ता भी पूरा हो जाए। उसने खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखा और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस किया। अगली सुबह उसे फिर ओवैस के कमरे में जाना था, और वह अब डरकर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार बीवी की तरह जाएगी। सुबह का सूरज उगा तो फिजा में एक अनकहा सा तनाव फैला था। पिछली रात ओवैस की वह एक नज़र अफरा की नींदें उड़ा चुकी थीं। आज फिर उसे वही फ़र्ज़ निभाना था, मगर अब इस ड्यूटी में हल्की सी शर्म और एक अजीब सी झिझक भी शामिल हो चुकी थी। नाश्ते के बाद शहनाज बेगम ने फिर वही आदेश दिया। आज उनकी आवाज़ में पिछली बार से ज्यादा सख्ती थी, जैसे वह अफरा की हिचकिचाहट पहचान गई हों। बेटा, सूप ठंडा मत होने देना और दवा भी वक्त पर देनी है। जाओ। अफरा ने गहरा सांस लिया, खुद को मजबूत किया और नए हौसले के साथ ओवैस के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खुलते ही इस बार उसने पहले ही नज़रें झुका ली थीं। ओवैस जाग रहे थे। वह तकिए से टिके बैठे थे, उनका हाथ घाव के पास ढीला पड़ा था और निगाहें खिड़की के बाहर आसमान पर टिकी थीं। जैसे ही उन्होंने अफरा की मौजूदगी महसूस की, उनकी आंखें घूमकर दरवाजे पर आईं और अफरा पर ठहर गईं। वही खामोशी, वही गहरा रौब, मगर इस बार इन आंखों में सवाल नहीं बल्कि एक गहरी थकान थी। अफरा ने धीरे से सूप और दवाइयां टेबल पर रखीं। उसने कल से एक कदम ज्यादा दूरी बनाए रखी, जैसे इतने से भी उसकी हया कम हो जाएगी। वह बिल्कुल खामोश थी। उसका पूरा व्यवहार यही बता रहा था कि वह यहाँ एक बीवी नहीं बल्कि सिर्फ एक नर्स के फर्ज से आई है, एक ड्यूटी करने वाली नौकरानी बीवी नहीं। उसने खामोशी से सूप का प्याला ओवैस की तरफ बढ़ाया। ये ले लीजिए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी। ओवैस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ के इशारे से बताया कि वह खुद प्याला पकड़ने की हालत में नहीं है और उसे ही इसे पास रख देना चाहिए।
ओवैस की खामोशी और दर्द को सहने का तरीका देखकर अफरा की शर्म धीरे धीरे पिघलने लगी। वह एक ऐसे मजबूत आदमी की बेबसी देख रही थी जो शायद कभी किसी पर निर्भर नहीं रहा था। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें, हर करवट पर होंठों से निकलती धीमी कराह और जबड़े का कसा रहना, ये सब उनके अंदर के दर्द की कहानी कह रहा था। वह एक कैप्टन थे, उन्हें मजबूत, कठोर और अडिग रहना सिखाया गया था, और यह मजबूरी, यह कैद उनके शरीर के घाव से कहीं ज्यादा बड़ा घाव था। अफरा ने चम्मच भरकर सूप उनके होंठों तक ले जाकर कहा, थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, इससे ताकत आएगी। उसकी आवाज़ में पहली बार ममता जैसी नरमाहट थी। उसने ओवैस को एक हट्टी फौजी नहीं, एक घायल इंसान की तरह महसूस किया। ओवैस ने बिना हिचकिचाहट सूप पीना शुरू कर दिया। उनकी नज़रें अफरा के हाथ पर थीं, जो बेहद सावधानी से चम्मच थामे हुए थे। उन्होंने पहली बार बात की। उनकी आवाज़ दर्द से भारी और थकी हुई थी। ज्यादा गर्म नहीं, अफरा ने तुरंत कहा। जी, मैंने ठंडा ही किया है। इस छोटे से संवाद ने कमरे के तनाव को थोड़ा नरम कर दिया। अफरा को महसूस हुआ कि शायद ओवैस भी दूरी को कम करना चाहते हैं, लेकिन आदत, दर्द और उनका कठोर स्वभाव उन्हें खुलने नहीं दे रहा था। सूप खत्म होने के बाद दवा देने की बारी आई। अफरा ने पानी का गिलास दिया और मदद की। ओवैस ने दवा निगली और बंद आंखों के साथ सिर पीछे टिकाया। एक पल को उनका चेहरा दर्द से मुक्त हुआ, लेकिन फिर तुरंत ही सिकुड़ गया। मैं घाव देख लूं? अफरा ने पहली बार अपने फर्ज से बढ़कर पूछा। ओवैस ने बस सिर हिलाया। अफरा ने धीरे से उनका कपड़ा हटाया और पुरानी पट्टी खोली। वह घाव को गौर से देखती रही, फिर बेहद नरमी से मरहम लगाया। इस बार उसके हाथ नहीं कांपे, उसकी पूरी तवज्जो उनके आराम पर थी। पट्टी बांधकर जब अफरा सामान समेटने लगी तो ओवैस ने आंखें खोलकर हल्की सी करवट के साथ उसे देखा। उनके चेहरे पर थकान और दर्द की छाया थी, मगर आंखों में एक पल के लिए छोटा सा शुक्रिया चमक उठा। वह कुछ कहना चाहते थे, शायद धन्यवाद, मगर बस हल्की सी हरकत कर पाए और फिर खामोश हो गए। अफरा ने इस हल्की सी हरकत को महसूस किया। उसकी आंखें नम हो गईं। यह खामोश शुक्रिया 1000 शब्दों से भारी था। उसने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उसे एहसास था कि उसकी चुप सेवा ने इस कठोर कैप्टन की दीवार में पहली दरार डाल दी है। अब वह सिर्फ एक ड्यूटी नहीं निभा रही थी, बल्कि एक घायल दिल को सुकून दे रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और अब कैप्टन ओवैस की देखभाल अफरा की दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। शर्म और हया की तीखी तीली थोड़ी कम हुई थी, मगर खत्म नहीं हुई थी। अब उनका रिश्ता ड्यूटी से बढ़कर एक बेचैन नज़दीकी में बदल रहा था। ओवैस धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, जिसका मतलब था कि वह कुछ हरकतें खुद करने लगे थे, लेकिन उनकी तन्हाई का सहारा अफरा पर और बढ़ गया था। उनकी हालत ऐसी थी कि अफरा को उन्हें उठाकर बिठाने, करवट दिलाने और बिस्तर पर पोजीशन बदलाने तक में मदद करनी पड़ती थी, और हर बार उनके बीच शारीरिक नज़दीकी अनिवार्य हो जाती थी। एक सुबह अफरा उन्हें तकिए से टिकाकर बैठा रही थी। ओवैस का शरीर भारी था और अफरा की नाजुक काया के लिए यह आसान नहीं था। उसे मजबूरन उनकी पीठ के पीछे खड़े होकर अपने हाथ उनके कंधों के नीचे ले जाने पड़े। इस करीबपन का एहसास अफरा की रूह तक उतर गया। ओवैस के शरीर की वह मजबूत फौजी खुशबू, जिसमें अब दवाइयों की महक भी घुल गई थी, अफरा की सांसों में भर गई। उसने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को याद दिलाया कि यह एक जिम्मेदारी है, जज्बात नहीं। जब ओवैस ठीक से बैठ गए और पीछे टिके तो अफरा तुरंत पीछे हट गई, लेकिन वह पल दोनों के लिए एक खामोश तूफान बन चुका था। एक दिन जब अफरा सूप का प्याला लिए ओवैस के पास झुकी तो उसके हाथ से सूप की एक बूंद ओवैस के बाजू पर गिर गई। घबराहट में अफरा ने झट से दुपट्टे से वह बूंद पोंछने की कोशिश की। उसी जल्दी में उसकी उंगलियां ओवैस की कलाई पर रुक गईं, वह कलाई जो धूप और मिशन की कठोरता से सख्त हो चुकी थी। अफरा की नरम उंगलियों का स्पर्श पाकर हल्का सा सिहर उठी। दोनों वहीं ठहर गए। अफरा का सिर झुका था और ओवैस की सांसें थोड़ी गहरी हो गईं। कमरे में एक ऐसी लहर फैल गई जो खामोशी में भी एक चीख जैसी थी। ओवैस ने अपनी नज़रें उठाकर अफरा को देखा। वह अब केवल जख्म की देखभाल करने वाली नर्स नहीं थी, बल्कि वह पत्नी थी जिसकी नाजुक उंगलियां उस समय उनके शरीर को छू रही थीं। ओवैस ने पहली बार अफरा के हाथों की बनावट देखी, लंबी नफीस उंगलियां जिन पर मेहंदी के हल्के निशान थे।
उनकी नज़रें अफरा के झुके हुए चेहरे पर ठहर गईं, जहां हया और जिम्मेदारी की एक जंग चल रही थी। कैप्टन ओवैस, जो मैदान जंग में दुश्मनों की रणनीति को सेकंडों में भांप लेते थे, आज अफरा के धीमे व्यवहार के पीछे छिपे एहसासों को परखने की कोशिश कर रहे थे। वह देख रहे थे कि अफरा को अपने दुपट्टे के रंगों से कितनी मोहब्बत है, जिसे वह हर बार सलीके से ओढ़ती थी। वह उसकी आंखों की गहराई में मौजूद शर्म का सम्मान करने लगे थे, और यह शर्म उन्हें उकसा नहीं रही थी, बल्कि प्रभावित कर रही थी। ओवैस ने महसूस किया कि अफरा का अस्तित्व, जो कमरे में आते ही एक मीठी सी हल्की खुशबू बिखेर देता था, उनके लिए सुकून का कारण बन रहा था। उनका दर्द, जो पहले हर पल उनके जहन पर छाया रहता था, अब अफरा की मौजूदगी के दौरान कुछ देर के लिए कम हो जाता था। वह उसकी आमद का इंतजार करने लगे थे, उसके हाथों की नरमी और उसकी धीमी आवाज़ सुनने के लिए बेसब्र रहने लगे थे। अफरा का अपना अंदरूनी हाल इससे भी ज्यादा जटिल था। ओवैस की खुली, शांत निगाहों ने उसके दिल में एक अनोखा हिजान पैदा कर दिया था। वह जानती थी कि ओवैस अब उसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हर थोड़ी सी शारीरिक करीबी के बाद उसका दिल तेजी से धड़कता, और वह ओवैस से खुद को अलग करने के बजाय उनकी मजबूती और उनके बाजुओं की गर्मी को भी महसूस करने लगी थी। यह एहसास, जो एक नई नवेली दुल्हन को होना चाहिए था, अब कई हफ्तों की बेबसी के बाद अचानक जाग रहा था। वह खुद को लगातार समझाती, तुम इस वक्त सिर्फ एक नर्स की ड्यूटी दे रही हो, लेकिन उसके हाथ और उसका दिल अब उसके काबू से बाहर हो रहे थे। जब वह ओवैस का सहारा बनती, तो उसे उनके दिल की धड़कन अपने बाजुओं पर महसूस होती, और वह धड़कन, एक मजबूत पुरुष की धड़कन, अफरा के भीतर मोहब्बत के एक नए बीज को बढ़ा रही थी। करीबी का यह सफ़र, जो दर्द और फर्ज से शुरू हुआ था, अब दोनों के लिए एक जज्बाती इम्तिहान बन चुका था। बेकरारी, शर्म और एक नई पहचान का सफ़र। ओवैस की सेहत में अब इतनी बेहतरी आ चुकी थी कि वह बिस्तर पर ज्यादा वक्त बैठ सकते थे। उनकी इस शारीरिक बेहतरी के साथ ही उनके मिजाज की सर्दी भी धीरे धीरे पिघलने लगी थी। अब वह सिर्फ चुपचाप अफरा की सेवा को नहीं देखते थे, बल्कि उनके व्यवहार में एक हल्की, महसूस होने वाली नरमी आ चुकी थी। नर्सिंग का काम अब भी जारी था, लेकिन अब एक और प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। एक दोपहर का वक़्त था जब अफरा उन्हें दवा दे चुकी थी और कमरे के पर्दे ठीक कर रही थीं। कोशिश थी कि उसकी नज़रें ओवैस की तरफ न उठें। तभी ओवैस की आवाज़ ने कमरे की खामोशी तोड़ दी। ये पर्दे क्या तुम्हारी पसंद है? अफरा ठिठक गई, फिर धीमे से बोली, जी, पहले का है, मगर मुझे रोशनी पसंद है। ओवैस ने एक हल्की सी सांस ली, जो दबे हुए मुस्कान की तरह थी। लगता है तुम्हें रोशनी हर चीज़ में पसंद है। उनका इशारा कमरे की सफाई और अफरा के उजले स्वभाव की तरफ था। अफरा का चेहरा शर्म से गर्म हो गया। वह सोच रही थी कि अगर एक और निजी बात हुई तो वह शायद कमरे से भाग जाएगी, मगर ओवैस को अब बातचीत में शायद सुकून मिलने लगा था। मैंने तुम्हारी वजह से उस मिशन के बारे में सोचना बंद कर दिया है। ओवैस की आवाज़ अब थोड़ी गंभीर और थकी हुई थी। वहाँ जांघ में गोली लगना कोई बड़ा जख्म नहीं था, लेकिन यहाँ आकर इन 4 दीवारों में कैद हो जाना, एक कैप्टन के लिए इससे बड़ी कोई बेबसी नहीं होती। ये पहली बार था जब ओवैस अपने अंदरूनी जज्बात बयां कर रहे थे। अफरा ने काम छोड़कर उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी बेचैनी और थकान थी। अफरा की सारी हया उस पल उनके दर्द के सामने फीकी पड़ गई। आप ऐसा मत सोचिए। अफरा ने पहली बार अपने पति को दिलासा देने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में वह मिठास थी जो ओवैस ने कभी नहीं सुनी थी। जख्म की बात मत करिए, ये ठीक हो जाएगा। आपके साथी और घरवाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि वह गोली मेरे जिस्म से ज़्यादा मेरे इरादों को घायल कर गई है। ओवैस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं हमेशा यही सोचता रहा कि ज़िंदगी सिर्फ सरहद पर है, लेकिन इस कमरे ने मुझे सिखाया कि कैद में भी लोग जीते हैं और जीने की वजह ढूंढ लेते हैं। अफरा चुप रही, पर उसकी आंखें कह रही थीं कि वह सब समझ रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वह एक रौबदार अजनबी समझती थी, वह इतना टूटा हुआ इंसान भी हो सकता है। और फिर ओवैस ने नरमी से पूछा, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था अफरा, हमारे निकाह से पहले? सवाल अचानक था, और अफरा का दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसे महसूस हुआ जैसे ओवैस उसकी दुनिया में दाखिल होने की इजाज़त मांग रहे हों। मैंने
बस यही सोचा था कि आप बहुत बहादुर हैं और अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। अफरा ने खुद को संभाल कर जवाब दिया। और आपके जाने के बाद मुझे बस आपकी सलामती की फिक्र रहती थी। यही सोचती थी कि आपकी ड्यूटी बहुत खतरनाक है। तुम्हारे ख्वाब क्या थे अफरा? ओवैस ने अपनी नज़रें उसके चेहरे पर जमा दीं। इस निकाह से पहले क्या तुम एक फौजी की पत्नी बनना चाहती थी? मेरे ख्वाब बहुत साधारण हैं। अफरा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो पहली बार उनके सामने आई थी। मुझे किचन गार्डनिंग पसंद है। मैं किताबें पढ़ती हूँ। मेरा सपना था कि मेरे घर में सुकून हो और मेरे अपने लोग खुश रहें। बस यही। मुझे कोई बड़ी इच्छा नहीं थी। ओवैस देर तक अफरा की सादगी भरी बातों को सुनते रहे। उनकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। फौजी की कठोर जिंदगी के विपरीत अफरा की दुनिया शांत और मासूम थी। वह अपनी खतरनाक जिम्मेदारियों के बोझ को अफरा की इस सादगी से जोड़कर देख रहे थे। उनका जख्म, जो सिर्फ जिस्मानी था, अब एक जज्बाती पुल बन चुका था। इन कुछ पलों की बातचीत में उनका रिश्ता ड्यूटी और अजनबीपन की सतह से निकलकर हमदर्दी और भरोसे की एक नई मंजिल पर जा पहुंचा। ओवैस अब अफरा को सिर्फ अपने जिस्म की देखभाल करने वाली नहीं समझ रहे थे, बल्कि एक ऐसी साथी के रूप में देखने लगे थे जो उनके घायल जज्बातों को सुकून दे सकती थी। और अफरा, वह अब कैप्टन ओवैस के रौब से नहीं डरती थी, बल्कि उनकी बेबसी और उनकी कहानी पर एक गहरी मुलायमियत और मोहब्बत महसूस कर रही थी। जख्म धीरे धीरे भर रहा था, लेकिन उनकी बातचीत ने उस भावनात्मक दूरी को मिटा दिया था जिसे उनका अधूरा निकाह भी खत्म नहीं कर पाया था। वे अब अजनबी नहीं रहे। वे एक दूसरे के जज्बातों और सपनों के साथी बन चुके थे। ओवैस की रोजमर्रा की जिंदगी में अब एक नया केंद्र बन चुका था। उनकी शारीरिक सेहत के साथ साथ उनका जज्बाती रुख भी तेजी से बदल रहा था। वे अब उस पल का इंतजार करते जब अफरा कमरे में दाखिल होती, सिर्फ दवा या सूप के लिए नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी के लिए। कैप्टन का सख्त और अनुशासित दिमाग अब अपने बदलते एहसासों की एक नई रणनीति बना रहा था। वे पहले जैसे चिड़चिड़े या ठंडे नहीं रहे थे। अब वे सुबह उठकर शेव की फरमाइश करते और अपने बाल ठीक करवाते, जबकि उन्हें पता था कि ज्यादा वक़्त उन्हें बिस्तर पर ही रहना है। यह बदलाव साफ था। ओवैस अब एक मरीज नहीं, बल्कि वह पति बन रहे थे जो अपनी पत्नी पर अच्छा असर छोड़ना चाहता था। एक दोपहर अफरा उनकी पट्टी बदल रही थी। उसका पूरा ध्यान जख्म पर था। वह हर सेकंड गिन रही थी कि यह काम जल्दी खत्म हो जाए। तभी पट्टी बदलने के बाद ओवैस ने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखे पानी के गिलास को पकड़ने की कोशिश की। वह झुके और हल्का कराह उठे। अफरा घबरा गई। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ, शायद ज्यादा जोर लगा लिया, ओवैस ने धीरे से कहा। लेकिन उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी जिसे अफरा उस पल महसूस नहीं कर पाई। जरा पानी पिला दो अफरा। अफरा ने तुरंत गिलास उठाया और उनके होठों तक पहुंचाया। जब वह गिलास हटाकर वापस रखने लगी तो ओवैस ने बहुत हल्के से गिलास थामे हुए उसके हाथ को छुआ। यह स्पर्श कोई संयोग नहीं था। यह एक सोचा समझा, नर्म लेकिन असरदार स्पर्श था, जो कुछ पलों तक बरकरार रहा। अफरा का पूरा खून उसके चेहरे पर दौड़ गया और उसका हाथ हल्का कांपने लगा। शुक्रिया, ओवैस ने कहा और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखा। तुम्हारी मरहम पट्टी में जादू है, और तुम्हारे दिए हुए पानी में भी। यह पहली बार था कि किसी फौजी अंदाज से हटकर उन्होंने इतनी निजी और दिल से निकली हुई बात कही थी। अफरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चुपचाप गिलास रखकर मुड़ने लगी। ठहरो, अफरा, ओवैस ने नरम लेकिन अधिकार भरे लहजे में कहा। वे यह यकीन करना चाहते थे कि अफरा उनकी बात सुने। तुम हमेशा जमीन को क्यों देखती हो? मेरी तरफ देखो। मैं ही हूं, कोई दुश्मन नहीं। तुम मेरी पत्नी हो। उनके स्वर में एक हल्की सी छेड़ और एक गहरा अपनापन था। अफरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से नजरें उठाईं और पहली बार सीधे कैप्टन ओवैस की आंखों में देखा। ये आंखें न दर्द में डूबी थीं और न रौब से भरी हुईं। इनमें एक नरम, सुकून देने वाली चमक थी, एक ऐसी गर्माहट जिसे सिर्फ चाहने वाला ही महसूस करा सकता है। अफरा को लगा जैसे उसके अस्तित्व में कोई अनोखी हलचल दौड़ गई हो। उस नज़र में निकाह के रिश्ते की पूर्ति का वादा था, उन खामोश सेवाओं का एहसास था जो वह इतने दिनों से निभा रही थी। अफरा को एक पल के लिए भी शक नहीं रहा कि यह वही पुरुष है जो उससे मोहब्बत करने लगा है।
ये वह एहसास था जिसे उसने हमेशा अपने ख्वाबों में महसूस किया था। उसी दिन शहनाज बेगम, जो अफरा को किचन में देख रही थीं, जब उन्होंने अफरा के बाद ओवैस के कमरे में झांका तो देखा कि ओवैस बेड पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उनके हाथ में वही किताब थी जिसे अफरा ने सुबह लाकर साइड टेबल पर रखा था। ओवैस का यह खुलापन, यह सहजता उनकी बीमारी से पहले के सख्त और चिड़चिड़ेपन से बिल्कुल अलग थी। शहनाज बेगम को यकीन हो गया कि खुदा ने उनके बेटे के जख्म के जरिए उनके घर में एक नई रोशनी भेजी है। वह ओवैस के कमरे में प्रवेश किए बिना ही वहीं दरवाजे पर खड़े होकर शब्दों में झुक गईं। उनकी दुआएं कबूल हो चुकी थीं। अफरा की हया और सेवा ने ओवैस के दिल को पिघला दिया था। अफरा भी इस नए एहसास के असर में थी। कमरे से निकलकर जब वह बावर्ची खाने में गई तो उसने लाशौरी रूप से आईने में खुद का जायजा लिया। उसने अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो पहली बार किसी सेवा या गम की वजह से नहीं, बल्कि खुशी और नए जज्बे के कारण थी। वह अब ओवैस के लिए तैयार हो रही थी। उसके चेहरे की ताजगी, उसके बालों की सादगी, उसके कपड़ों की नफासत। वह अब सिर्फ अपनी हया के लिए पर्दा नहीं कर रही थी, बल्कि अपने पति की मोहब्बत भरी नज़र को ध्यान में रखकर खुद को संवार रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि जख्म भर रहा है, मगर अफरा और ओवैस दोनों जानते थे कि शरीर का जख्म तो सिर्फ बहाना था। असल में उनका अधूरा रिश्ता और दिलों का फासला भर रहा था। अफरा का रुख अब शर्म और जिम्मेदारी से हटकर उस मोहब्बत की तरफ था जो कैप्टन ओवैस के दिल में उसकी निस्वार्थ सेवा के बदले पैदा हो चुकी थी। शाम के साये कमरे में गहरे हो चुके थे। यह दिन का वह समय था जब खामोशी और तन्हाई का एहसास बढ़ जाता था। अफरा हमेशा की तरह ओवैस को रात की दवा देने कमरे में आई और उसकी मौजूदगी में एक खास सुकून और अपनापन था। अब वह जल्दी में नहीं रहती थी। वह वहाँ कुछ देर ठहरती थी क्योंकि ओवैस अब उससे बात करते थे और उसके हाथों की नरमी में सुकून पाते थे। आज ओवैस का मूड बहुत बेहतर लग रहा था। दवा का गिलास अफरा ने अपने हाथ में थामा हुआ था और ओवैस ने दवा लेने के बाद गिलास वापस करने के बजाय अफरा के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। अफरा का दिल एक पल के लिए थम गया और उसकी नज़रें तुरंत गिलास से हटकर ज़मीन पर टिक गईं। अफरा। ओवैस की आवाज़ में वह धीमापन और गहराई थी जो कमांडर की आवाज़ में नहीं होती, बल्कि एक पुरुष के दिल से निकलती है। अफरा का हाथ उनकी पकड़ में कैद था और उसके हाथ की लकीरें ओवैस की सख्त हथेलियों के नीचे जैसे पिघलने लगी थीं। वह जानती थी कि ओवैस आज कोई सामान्य बात नहीं करने वाले। उसका पूरा अस्तित्व बेचैनी से कांप रहा था। जिस दिन तुम पहली बार इस कमरे में आई थीं, मुझे लगा कि मैं एक अपराधी हूँ। ओवैस ने अपनी बात जारी रखी। उनकी नज़रें अफरा के झुके हुए चेहरे पर केंद्रित थीं। एक ऐसा पति जो निकाह के बाद तुम्हें अकेला छोड़ गया और तुम्हारे साथ वह दूरी रखी जो एक अजनबी से भी नहीं रखी जाती, और फिर जख्मी होकर तुम पर बोझ बन गया। अफरा ने सिर हिलाकर नकारा। नहीं, आप बोझ नहीं। वह मुश्किल से इतना ही कह पाई। उसकी आवाज़ गले में घुट कर रह गई। सुनो, ओवैस ने नरमी से उसके हाथ को हिलाया। मैंने तुम्हारी सेवा देखी है अफरा, तुम्हारी हया को देखा है। तुमने अपने फ़र्ज़ को जिस पवित्रता और शराफत से निभाया है, उसने मेरे सारे विचार बदल दिए हैं। मैं एक फ़ौजी हूँ, मैं केवल ताकत को पहचानता था, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि नरमी और सादगी में अधिक ताकत होती है। उनकी बातों में एक ऐसा जज्बा था जिसने अफरा के अंदर की सारी दीवारें गिरा दीं। अफरा, सच कहूँ, मैं तुम्हारी खूबसूरती से नहीं, तुम्हारे चरित्र से मोहब्बत करने लगा हूँ। प्रेम का यह इकरार अफरा के लिए बिजली के झटके से कम नहीं था। उसके कानों में गूंजने लगा। उसने बेकरारी में अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर ओवैस की पकड़ मजबूत थी। उसका चेहरा उस समय शर्म की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था जैसे ओवैस भी उन्हें सुन रहे हों। वर्षों की खामोशी और बेचैनी आज एक ही पल में इस इकरार के साथ फट पड़ी थी। ओवैस ने उसकी घबराहट को महसूस किया और तुरंत अपनी पकड़ नरम कर दी। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है अफरा। तुम्हारी यह शर्म, तुम्हारी यह बेचैनी ही मेरा जवाब है। उन्होंने अपना दूसरा हाथ अफरा के उसी हाथ पर रखा जो अभी भी उनके हाथ में था। तुमने केवल मेरा जख्म नहीं भरा अफरा, तुमने वह दूरी भी मिटा दी जो हमारे अधूरे निकाह में थी। मैंने अपने दिल में तुम्हें अपने लिए चुन लिया है और इस बार कोई मिशन,
कोई ड्यूटी हमें अलग नहीं कर सकती। ओवैस ने उसकी आंखों में गहरी नज़र डाली, जो अब भी झुकी हुई थीं। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा तो हमारा यह रिश्ता सिर्फ फ़र्ज का नहीं, हकीकत का होगा। हम उस रुखसती को पूरा करेंगे जो ड्यूटी की वजह से अधूरी रह गई थी। क्या तुम मेरा साथ दोगी? यह केवल एक सवाल नहीं था, यह एक फौजी की तरफ से उसकी पत्नी को दिया गया भविष्य का वादा था, एक नया एहतफाज था। अफरा की आंखों से कृतज्ञता और खुशी के कुछ आंसू तेजी से टपक पड़े और उसके हाथ पर गिरे। वह अपना सिर ऊपर नहीं उठा सकी, मगर उसके होंठों ने बहुत धीमे से एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसे केवल ओवैस सुन सकते थे। जी। यह एक शब्द, एक धीमा सा इकरार, इस बात की मुहर था कि उनका दिल चुराया जा चुका था। कैप्टन ओवैस ने अपना सिर धीरे से तकिए पर रखा। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून, एक विजेता का सुकून फैल गया। उनका जख्म भर रहा था, लेकिन इस इकरार ने उनकी आत्मा को शांति दी थी। यह रात उनकी जिंदगी में सेवा की रात से निकलकर मोहब्बत की पूर्णता की रात बन गई थी। अब वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। वे एक दूसरे के राजदार, सहानुभूतिपूर्ण और सच्चे जीवनसाथी बन चुके थे। अगले कुछ दिनों में कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। औपचारिक और बेचैनी से भरी खामोशी की जगह अब शर्मिली बातचीत और सच्चाई भरे मजाक ने ले ली थी। अफरा अब भी दवा देती, पट्टी बदलती और सूप पिलाती थी, लेकिन अब ओवैस उसे शरारत भरी नज़रों से देखते रहते। अफरा की हया और ओवैस की गर्मजोशी के बीच अब एक खूबसूरत नृत्य चल रहा था। एक दोपहर अफरा ओवैस को उनकी दवा देकर साइड टेबल साफ कर रही थी। ओवैस काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे और बिना सहारे के खुद से बैठे हुए थे। ओवैस हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अफरा, क्या तुमने मेरी सारी फौजी कहानियां सुन ली हैं या अभी भी मुझसे डरती हो? अफरा ने सिर झुकाते हुए मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, कहानियां तो नहीं सुनी, लेकिन आपकी ताकत और हौसले का अंदाज़ा है मुझे। डरती नहीं हूं, लेकिन। ओवैस ने कहा, क्या लेकिन? बोलो, क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? मुझे साफ साफ बताओ। अफरा ने कहा, बस, मुझे लगता है कि आपकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और आपको आराम करना चाहिए। ज्यादा बोलने से। ओवैस ने तुरंत बात काटते हुए कहा, ज्यादा बोलने से मेरा दिल खुश होता है, और जब दिल खुश हो तो शरीर खुद ही ठीक हो जाता है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए सबसे बेहतरीन दवा हो। अफरा शर्म से चेहरा छुपाकर बोली, आप बस बातें बनाना सीख गए हैं इस कमरे में बैठकर। ओवैस ने झट से जवाब दिया, मैंने बातें बनाना नहीं, बातें करना सीखा है, और वो भी तुमसे। वरना मैं तो एक खामोश कमांडर रहा हूं। तुम मुझे बताओ, तुम किचन में क्या कर रही थी जब तुम्हारी ताईजान ने तुम्हें मेरे पास भेजा था? अफरा कहने लगी, मैं सूप बना रही थी, लेकिन उस दिन से सूप का चम्मच हाथ से गिरना मेरी आदत बन गई है। ओवैस बोले, वो चम्मच मेरे बाजू पर गिरा था, मुझे याद है। और उसके बाद तुम्हारा चेहरा, मुझे लगा था कि तुम अभी कमरे को छोड़कर भाग जाओगी। मैंने तुम्हें उस दिन जागते हुए देखा था। अफरा, तुम कितनी परेशान थीं। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरे लिए कोई इस कदर फिक्र में है। अफरा हैरानी से देखती हुई बोली, उस दिन आप वास्तव में आप जाग रहे थे? ओवैस हाँ बोले, जब तुमने वो गोली के जख्म पर मरहम लगाया था। और वह इतना धीमा और नरम स्पर्श था कि मैं अपना दर्द भूल गया था। उस समय मैं तुम्हें अपना फ़र्ज़ निभाते हुए देख रहा था और मुझे अपना फ़र्ज़ याद आया, वह फ़र्ज़ जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं निभाया। अफरा ने अपने लहजे में मजबूती लाते हुए कहा, आपने सबसे बड़ा फ़र्ज़ निभाया कैप्टन। आप देश के लिए लड़ रहे थे, मैं तो बस अपने पति के लिए थी, और इसमें क्या शर्म। ओवैस ने अपने लहजे में प्यार का इकरार भरते हुए कहा, पति के लिए? हाँ, वही पति जिसे तुमने अपने इस नरम दिल से ठीक कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हें और क्या पसंद है, गार्डनिंग के अलावा? अफरा ने बताया, मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है, रोमांटिक कहानियाँ जिनमें हीरो बहुत अच्छा और वफादार हो। ओवैस हंसकर बोले, और क्या तुम्हें तुम्हारा यह हीरो रोमांटिक लगता है? मैंने तो रब से सिवा कुछ दिया ही नहीं। अफरा कहने लगी, हीरो हमेशा ताकतवर नहीं होता कैप्टन। कभी कभी हीरो वह होता है जो बेबसी में भी मजबूत रहे, और यह कमरा आपकी कहानी का सबसे रोमांटिक हिस्सा है। ओवैस धीरे से बोले, वास्तव में? ये तो मेरी फौजी ट्रेनिंग में नहीं था कि बीवियां जख्मी कमांडरों को रोमांटिक कह सकती हैं। अफरा बोली,
आपको और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ओवैस उत्साह से बोले, तो फिर क्या तुम मुझे वह प्रशिक्षण दोगी? वह प्रशिक्षण जो केवल तुम दे सकती हो? अफरा का चेहरा एक बार फिर शर्म से झुक गया। वह अपने दुपट्टे को सलीके से ठीक करने लगी। ओवैस ने प्यार से कहा, अफरा, मेरी बहादुर पत्नी, तुम्हें मुझसे शर्माना नहीं चाहिए। तुमने मुझे करीब से देखा है, मेरे जख्मों को ठीक किया है, मेरे कमज़ोर लम्हों को संभाला है। मेरा दिल अब तुम्हारे हाथ में है। अब यहाँ कोई दीवार नहीं है। मैं जानती हूँ, अफरा ने पहली बार अपने दिल का राजा खोलते हुए कहा, और मुझे इस बात का एहसास है कि आप मेरी हया का सम्मान करते हैं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बातचीत के इस प्रवाह ने उनके बीच के सभी फासले मिटा दिए थे। ओवैस की कहानी अब सिर्फ मिशन की नहीं रही थी, बल्कि अफरा और उनके बीच बढ़ते हुए इस लाजवाब रिश्ते की बन चुकी थी, जिसे जिम्मेदारी और इश्क ने मिलकर पनपाया था। वे दोनों अब अपने भविष्य के ख्वाब देख रहे थे, एक ऐसा भविष्य जहां कोई गोली, कोई मिशन उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता था। शाम के बाद कमरे में मौजूद रोशनी का स्वाद ही बदल चुका था। अब यहाँ स्नेह और सहानुभूति के साथ साथ एक नया मिठास भरा स्पर्श भी शामिल था। कैप्टन ओवैस की सेहत में हैरतांगेज तेजी से सुधार आ रहा था, और डॉक्टर भी उनकी इस असाधारण बहाली को देखकर हैरान थे। वे नहीं जानते थे कि यह केवल दवाओं का नहीं, बल्कि एक शुद्ध, सच्चे प्यार का असर था। शहनाज बेगम, जो शुरू से ही अपने बेटे और बहू के बीच की दूरी को महसूस करती आई थीं, अब अफरा और ओवैस की आंखों की खामोश बातचीत पढ़ रही थीं। ओवैस का वह हंसता हुआ चेहरा और अफरा के गालों पर हर समय फैली वह शर्मीली लाली उनके दिल के सुकून का कारण थी। वह जानती थीं कि भगवान ने अपने बेटे को गोली के जख्म से बचाकर वास्तव में एक बेहतरीन साथी के करीब पहुंचा दिया था। एक शाम, जब अफरा ओवैस को दवा देकर बिस्तर के पास खड़ी थी, शहनाज बेगम दरवाजे पर आईं और मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुईं। वह खामोशी से साइड टेबल पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर एक माँ की संतुष्टि और एक बुजुर्ग का अनुभव झलक रहा था। ओवैस बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, उन्होंने नरमी से शुरुआत की। तुमने हमें डराया था, मगर अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हो। ओवैस ने प्यार से अपनी माँ की ओर देखा। आपकी दुआएं थीं और अफरा की सेवा, माँ। उन्होंने अफरा की ओर देखा, जिसकी नज़रें हमेशा की तरह झुकी हुई थीं। यह मेरी जिंदगी और स्वास्थ्य दोनों की जिम्मेदारी है। शायद आपने मेरे लिए बहुत सही चुनाव किया था। शहनाज बेगम ने धीरे से मुस्कुराकर अफरा का हाथ थामा। मैं जानती हूँ अफरा, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी हया, इन सब की मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनकी आवाज़ में भावनात्मक गहराई थी। लेकिन अब मैं एक माँ और सास होने के नाते एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। ओवैस गंभीर हो गए। शहनाज बेगम ने अफरा से कहा, बेटी, तुमने अपने फ़र्ज़ को निभाया है और मेरा बेटा अब पूरा हो चुका है। इस समय तुम्हारा निकाह पूरा है, मगर हमारी रस्में और तुम्हारी रस्में अभी बाकी है। उन्होंने ओवैस की ओर देखा। बेटा, अब जब तुम स्वस्थ हो और तुम्हारी ड्यूटी ने तुम्हें एक सबक सिखाया है, क्या तुम अपने रिश्ते को भी पूरा करना चाहते हो? वह रखसती जो इस मिशन के कारण स्थगित हो गई थी? ओवैस ने अपनी मां के सवाल का जवाब देने में एक पल की भी देर नहीं की। उनकी आवाज में पहले की कठोरता नहीं थी, बल्कि एक पति का पक्का इरादा शामिल था। मां, मुझे इससे पहले किसी चीज की इच्छा नहीं है। अफरा ने साबित किया है कि वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का हिस्सा है। उसने मेरा सबसे कमज़ोर लम्हा देखा है, और उसी कमज़ोरी ने मुझे उसकी कदर सिखाई है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही डॉक्टर मुझे पूरी तरह चलने फिरने की अनुमति दें, हमारी रस्में बिना किसी देरी के पूरी हों। मैं एक और दिन भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रह सकता। यह इकरार अफरा के लिए किसी इनाम से कम नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था, लेकिन दिल में सुकून था। शहनाज बेगम की ओर देखकर उसने धीरे से सिर ही हिलाया। उसका खामोश जवाब ही पर्याप्त था। शाबाश मेरे बच्चे, शहनाज बेगम ने खुशी से कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं आज से ही घर में एक छोटी सी रस्म का आयोजन करवाऊंगी, ताकि इस बात का ऐलान हो कि हमारी बेटी अब अपने घर में हमेशा के लिए आ गई है। शहनाज बेगम के जाने के बाद कमरे में फिर से खामोशी छा गई। लेकिन यह खामोशी अब इंतजार की नहीं थी, बल्कि एक खूबसूरत भविष्य के वादे की थी। कुछ देर बाद एक नौकरानी एक सुंदर नई सफ़ेद शाल और एक चांदी की अंगूठी लेकर आई। ये आपकी ताईजान ने भेजा है,
कहा है कि अफरा बहू इसे रात को ओढ़ें। अफरा ने कांपते हाथों से वह तोहफा लिया। सफ़ेद शाल पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने शाल को धीरे धीरे अपने कंधों पर रखा और ओवैस की ओर देखा। ओवैस ने प्यार से कहा, यह सिर्फ शाल नहीं अफरा, यह हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है, हमारी रखसती का पहला तोहफा। उन्होंने आगे झुककर धीरे से अफरा का हाथ पकड़ा। मुझे लगता था कि मिशन की जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मेरा सबसे खूबसूरत मिशन होगा। अफरा ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखा, फिर ओवैस के चेहरे की ओर। इस पल वह जानती थी कि उनकी कहानी पूरी हो चुकी है और अब समय आ गया था कि इस प्यार को औपचारिक रूप से अपने घर में स्थान दिया जाए। आखिरकार वह दिन आ ही गया। डॉक्टर ने कैप्टन ओवेस को पूरी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दे दी थी। उनके शरीर का जख्म भर चुका था और उनका दिल भी, जो लंबे समय से फौजी अनुशासन की कठोर परत के नीचे दबा हुआ था, अफरा के प्यार से ठीक हो चुका था। जिस दिन ओवैस ने सहारे के बिना अपने कमरे से बाहर कदम रखा, शहनाज बेगम ने खुशी से उन्हें आशीर्वाद दिया। ओवैस ने कमरे से निकलकर पूरी राहदारी में चलते हुए अपना हाथ अफरा की ओर बढ़ाया। अफरा ने अपनी झुकी हुई नज़रों के साथ उनका मजबूत हाथ थाम लिया। यह कदम केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की नियमित पूर्णता का पहला कदम था। घर में अगले ही सप्ताह छोटी, गरिमापूर्ण रखसती की रस्म का आयोजन किया गया। यह कोई पुराना नाटक नहीं था, बल्कि एक नई, निडर मोहब्बत का उत्सव था। अफरा, जो आज तक अपनी हया के डर से ओवैस के सामने नहीं आ पाई थी, अब एक खूबसूरत, सलीके से सजी दुल्हन के रूप में अपने पति के सामने थी। उसकी आंखों में शर्म अब भी थी, लेकिन उस शर्म में एक प्यारा सा नया संतोष झलक रहा था। ओवैस की आंखों में गर्व और प्यार था। वह अपनी बहादुर, सभ्य पत्नी को सबके सामने देखकर, सिर झुकाकर, दिल से उसकी कदर कर रहे थे। शहनाज बेगम की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो निकाह दो अजनबियों के बीच एक रस्म के रूप में कराया था, आज वह जख्मों के पुल पर चलकर असली प्यार की मंजिल पा चुका था। रात जब वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित हुए, तो कमरे का माहौल किसी भी रोमांटिक कहानी से अधिक पवित्र और गहरा था। ओवैस ने अफरा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे धीरे धीरे बिस्तर पर बैठाया। अफरा, ओवैस की आवाज़ में प्यार और सम्मान सुन रही थी। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी, लेकिन आज मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत अजीब थी। मैंने तुम्हें वह समय और वह सम्मान नहीं दिया जो एक नवविवाहिता को मिलना चाहिए था। उन्होंने गहरी सांस ली। तुमने मेरी बेसहारा स्थिति को मेरी ताकत बना दिया। अफरा ने अपने आंसू पोंछे और भीगी हुई पलकों को उठाकर ओवैस को देखा। आपने मुझ पर सबसे बड़ा भरोसा किया कैप्टन। आपने मुझे अपनी कमजोरी में अपना सहारा बनाया। मेरी हया मेरा आभूषण है और आपने उसकी कद्र की। ओवैस ने प्यार से अफरा के हाथों को चूमा। यही हया अफरा, मेरी सबसे बड़ी दौलत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसे खो। हमारा रिश्ता सेवा से शुरू हुआ है और यह सेवा, यह सम्मान हमेशा हमारे बीच रहेगा। उनकी नज़दीकी जल्दबाजी या किसी शारीरिक इच्छा का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह दो आत्माओं का मेल था, जिनके बीच पहले एक देश का फ़र्ज़ और फिर एक घाव का दर्द रहा था। यह वही सच्चा प्यार था जो एक दूसरे की आत्मा को पहचानने के बाद पनपता है। ओवैस ने अफरा की शर्म का पूरी तरह सम्मान किया और उनका प्रेम, हया और विश्वास की बुनियाद पर आधारित अंततः पूर्णता को पहुंचा। अगली सुबह जब सूर्य की किरणें कमरे में आईं, तो अफरा ने खुद को ओवैस की बाहों में सुरक्षित पाया। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो उनकी पूरी जिंदगी में नहीं था। अब उनकी बातचीत में अधिक स्वतंत्रता और खुलकर प्रेम व्यक्त करने का अवसर था। अफरा, ओवैस ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब मुझे जाना होगा, लेकिन अब मैं पहली बार बेफिक्र होकर जाऊंगा। अफरा ने उनके मजबूत बाहों को थामा। मैं जानती हूँ, आपने मुझे घर और परिवार दिया है। मैं यहाँ आपके लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी। अब सीमा पर एक फौजी नहीं, बल्कि एक पति जा रहा है, जिसका घर लौटने का एक ठोस कारण है। जैसे ही रात का समय हुआ, कैप्टन ओवैस की माँ ने उनके कमरे को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया। दूध का एक जग साइड टेबल पर रखा गया और सारा कमरा फूलों की महक से महक उठा। अफरा दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। ओवैस ने अपना सिर अफरा के हाथों के पास झुकाया। तुमने मेरे घाव को ठीक किया अफरा, और सबसे बड़ा घाव मेरे दिल पर था।
मैंने अपनी फौजी वर्दी के राब में कभी नहीं देखा था कि प्यार में कितनी ताकत होती है। तुम्हारी सेवा मेरा पहला सबक था और तुम्हारा प्यार मेरा आखिरी इनाम। अफरा के हाथों से उनके हाथ के स्पर्श पर एक ठंडी लहर दौड़ी, पर दिल में सुकून का झरना फूट पड़ा। वह कुछ कह न सकी, बस उसकी आंखों में वह सभी छुपी हुई प्रेम और आभा छलक रहा था जो वह कई हफ्तों से छिपा रही थी। जब मैं घायल था तो मुझे पता था कि तुम केवल ड्यूटी कर रही हो, ओवैस ने कहा। लेकिन इस ड्यूटी में जो निष्ठा और शुद्ध प्यार था, उसने मुझे अपने आप तुम्हारी ओर खींच लिया। तुमने मेरे लिए वह सब किया जो कोई भी मुझसे प्यार करने वाला नहीं कर सकता था। तुमने मेरे शरीर को भी छुआ, मेरी कमजोरी को भी देखा, और फिर भी मेरी इज्जत की। ओवैस ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अफरा के गालों पर गिरे आंचल को हटाया। अफरा की नज़रें तेजी से नीचे झुकीं। ओवैस ने उसके चेहरे को धीरे से अपने हाथों में लिया और अपने अंगूठों से उसके आंसू पोंछे। मैं तुम्हारी हया की कसम खाता हूँ अफरा, कि यह मेरी सबसे बड़ी अमानत रहेगी। मैं तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। हमारा यह मिलन, यह प्यार केवल तभी पूरा होगा जब तुम्हारा दिल पूरी तरह से राजी होगा। मैं चाहता हूँ कि आज तुम एक पति की ताकत और सम्मान को महसूस करो, न कि किसी जल्दी को। ये शब्द अफरा के लिए किसी गहरे प्रेम के इकरार से कम नहीं थे। उसके दिल का सारा भय, सारी हिचकिचाहट एक पल में दूर हो गई। उसने पहली बार अपना सिर उठाया और ओवैस की आंखों में देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में प्यार की रोशनी थी। आप मेरे कैप्टन हैं। अफरा ने पहली बार अपने होंठ खोले। उसकी आवाज़ कांप रही थी। और मेरा भरोसा हमेशा आप पर है। अफरा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और ओवैस के दोनों हाथ पकड़ लिए। ये केवल एक पत्नी का जवाब नहीं था, यह उस लड़की का इकरार था जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में अपने पति को ढूंढा था। ओवैस ने अपनी पूरी दुनिया को इस स्पर्श में समेट लिया। उन्होंने धीरे से अफरा के हाथों को चूमा, फिर बहुत ही नरमी से उनके माथे पर बसा दिया। यह चुंबन केवल प्यार का नहीं था, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और हमेशा के लिए साथ रहने के वादे का चुंबन था। कमरे की मंद रोशनी में वे दोनों एक दूसरे के लिए पूर्ण हुए। उनकी आत्माओं का मिलन उनके शरीर के मिलन से अधिक कीमती था। वह रात, रोमांटिक रात, केवल भावनाओं का सैलाब नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा मौन समझौता था जो यह साबित कर रहा था कि सच्चा प्रेम औपचारिक बंधनों या सुंदरता का मुहताज नहीं होता, बल्कि यह धैर्य, सेवा और सम्मान से जन्म लेता है। उनके दिलों की गहराई में उनका अधूरा विवाह हमेशा के लिए पूरा हो चुका था,